आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 10th की एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चे बहुत दिन से कह रहे हैं कि सर हमारी वीडियो नहीं अपलोड करी आपने, हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम लोग इस सीरीज में डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही आपके सामने लाएंगे, जैसे कि आर डी शर्मा के लेवल 2 के क्वेश्चंस हो जाएंगे और कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो हल्के क्वेश्चंस के लिए आप लोग एनसीईआरटी प्रेफर करिए और डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस YouTube का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है पर्सनली वो ये कि आप लाइव क्लास में अगर हमारे पास होते हैं तो एक क्वेश्चन को एक बार, दो बार पूछ सकते हैं आप लोग, तीन बार पूछ सकते हैं आप लोग। लेकिन YouTube के जरिए एक ही वीडियो को आप 5 बार, 10 बार, 20 बार, कितनी बार भी देख सकते हैं। इसका एडवांटेज आप भी उठाइए और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता आपको, जितनी मर्जी बार देखिए उसे, लेकिन तब तक मत हटिए जब तक वो क्वेश्चन समझ में ना आ जाए। अगर तब भी समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करिए, हम किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझिए जरूर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। देखिए, एक ऐसा सीक्वेंस जो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बढ़ रहा हो, और वो पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या होता है, इस बाद वाली में से पहले वाली को माइनस करने में जैसे 3 आ रहा है, इसमें इसको फिर माइनस करने पर 3 आ रहा है। देखिए बार बार डिफरेंस सेम आ रहा है। तो अगर ऐसा किसी सीक्वेंस में हम नोट करते हैं तो उस सीक्वेंस को एपी कहा जाता है। और इस पहले वाली टर्म को हम फर्स्ट टर्म यानी ए कहते हैं, सेकंड वाली को A2, थर्ड वाली को A3, इसे 4 और A5, ऐसे कर करके हम गिनती देते रहते हैं, लेकिन केवल तभी जब डिफरेंस बार बार सेम आए। उस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस यानी कि स्मॉल डी कहते हैं, जो कि पहले निकलता है A2 माइनस A1 से, फिर वही इक्वल आता है A3 माइनस A2 के, और वही बार बार इक्वल आना चाहिए, तभी उसे कॉमन डिफरेंस यानी डी कहा जाएगा। इस चैप्टर में हमको ऐसे सीक्वेंसेस के बारे में स्टडी करनी है। इसमें हमारे पास कुल मिला के 2 या 3 फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, जिनका मैं थोड़ा सा देखिए ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे मान लीजिए यही एक सीक्वेंस है, यही एक सीक्वेंस है। अगर आपको इसकी अगली टर्म, मान लीजिए 2-3 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो एक आसान तरीका तो क्या है, जैसे हमने कॉमन डिफरेंस देखिए 3 फाइंड किया है। 3 कैसे फाइंड किया, बाद वाली में से पहले वाली को माइनस कर करके। अगर आपको अगली 3 टर्म कहता है कि फाइंड करिए, तो आसान तरीका क्या है, देखिए आप 3 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। 3 में 3 ऐड किया 6, 6 में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड किया 9, 9 में फिर ऐड किया कॉमन डिफरेंस 12, 12 में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड किया 15। अब आप 15 के भी अगली 3 टर्म्स के लिए कॉमन डिफरेंस को ऐड करते रहिए। जैसे ये 15 हुआ, कॉमन डिफरेंस ऐड किया 18, 18 में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड किया 21, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड किया 24 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको अगली 3, 4, 5 जितने भी टर्म्स हैं वो आराम से मिल सकती हैं। ये तो हम तब यूज करेंगे जब हमको एपी की 3-4 टर्म दे रखी हो और अगली 3-4 बोला हो पता लगाने के लिए। लेकिन तब क्या होगा, जब हमसे कह रहा है कि ये 5-6 टर्म दे रखी हैं और बहुत दूर की यानी कि 100 नंबर पे कौन सी टर्म है वो कैसे ढूंढी जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को हम ऐसे बोलते हैं nth टर्म या फिर जनरल टर्म। अब इसको जनरल टर्म क्या कहते हैं भाई, जनरल टर्म इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए n की जगह पर अगर मैं 50 डाल दूं तो हम इसे बोलेंगे A50। A50 का मतलब इस सीक्वेंस की 50वें नंबर पे जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी हमारी। और यहां पर 50 डालने का मतलब देखिए n की वैल्यू 50, मुझे यहां भी n की वैल्यू 50 डालनी पड़ेगी, वो बन जाएगा a प्लस 50 माइनस 1 यानी कि 49d। यानी कि आपको अगर जैसे पहली टर्म देखिए पता है a, d पता है हमको 3, तो a हो गया हमारा 3, 49 इंटू 3, ये बना 3, ये देखिए 150। यानी कि इस एपी की 50वीं टर्म जो होगी उसकी वैल्यू होगी 150। तो ये फॉर्मूला हमें इसीलिए हेल्प करता है कि हमको बहुत दूर कहीं जंप लगानी हो तो डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाती है, लेकिन केवल तब
जब हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम हो। तो इसको हम जनरल टर्म क्यों कहते हैं, मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमारे पास एक फॉर्मूला और है एस एन का। ये होता है देखिए n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या फिर इसी को हम कहते हैं 2a को अगर मैं दो बार लिखूं a प्लस a, तो एक a ये रहा, और जो एक a था वो प्लस में n माइनस वन इंटू डी के साथ मिलके ए एन बन गया, ये वाला फॉर्मूला। तो देखिए ये दो फॉर्मूले और आते हैं हमारे पास, लेकिन इसका मतलब समझना जरूरी है पहले कि एस एन होता क्या है। एस एन होता है हमारा सम टू एन टर्म्स, यानी कि एन टर्म्स तक का सम। अब जैसे इसी एपी की बात करें, इसी में अगर हमें एन टर्म्स तक का सम निकालना है, पहली बात तो एन अगर आपको दिया है यानी 10 टर्म हो गए, 20 टर्म हो गई, 30 टर्म्स हो गई, तो देखिए अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको 30 की बात करूं, तो S30 का जो मतलब होगा वो क्या होगा, शुरू की 30 टर्म्स का सम। लेकिन ध्यान रखिएगा शुरू की यानी कि पहली प्लेस से लेके 30 टर्म्स तक का सम होता है इसका मतलब। और अगर हमने पुट करें तो देखिए एन, अगर यहाँ एन की वैल्यू 30 डाली है तो यहाँ भी डालनी पड़ेगी 30 बाई टू 2a यानी कि 6, a3 है तो ट्वाइस करने पर 6 आएगा। एन जब वहां 30 डाला तो यहाँ भी 30 डालेगा और वो बन जाएगा 30 माइनस वन यानी 29। और डी हमें पहले से बताया 3 चल रहा है, ये कर गया देखिए 15 इंटू ये बना हमारा 6 प्लस 27 का 7 और ये 2, 3 टू जा 6 और 2 8, यानी 15 इंटू ये हो गया हमारा 93। इन दोनों की इंटू कर लेंगे अगर हम, तो हमें शुरू की 30 टर्म्स का सम मिल जाएगा इस एपी की। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा अगर ये वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने तो ये वाला कब यूज होगा। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब हमको nth टर्म पता होगी। nth टर्म मतलब मान लीजिए आपको इसने ये सीरीज दी और डैश 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 लगा के यहां कहीं इसने आपको कह दिया 120 है। अब आपको इस सीरीज का सम निकालने को बोला यहां तक के लिए। अब यहां तक का सम तभी निकल पाएगा जब हमें यह मालूम होगी पहले ये कौन से नंबर पे है, क्योंकि सम का फॉर्मूला तभी अप्लाई हो पाता है जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो। तो पहले हम इस लास्ट वाली वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले से nth टर्म मान लेंगे, बिल्कुल ऐसे करके, और पहले ढूंढेंगे कि इसका नंबर क्या है। क्योंकि अगर इस फॉर्मूले में हमने an को 120 ले लिया तो 120 में a पता होगा हमको, d पता होगा, केवल n नहीं पता होगा और वो हमें मिल जाएगा। n की वैल्यू मान लीजिए 40 आ गई। अब n की वैल्यू 40 का मतलब 40वें नंबर पे वैल्यू जो है वो 120 है। अब हम फिर S40 इस तरीके से निकाल देंगे, जैसे देखिए यहाँ पे निकाला, तो हमको ये बड़ा वाला फॉर्मूला पुट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास 40 बाई टू, यहाँ पे n की वैल्यू 40 डालेंगे 40, S40 इज इक्वल टू 40 बाई टू, ये बन जाएगा हमारा a जो फर्स्ट टर्म होगी वो, और an हम डायरेक्टली यहाँ पे 120 रख देंगे और सॉल्व कर देंगे आंसर। तो मैं उम्मीद करूंगा ये जो बेसिक मैंने आपको इंट्रो दिया है ये वैसे तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं था उनको अब पता चल गया होगा, क्योंकि हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चन और करते हैं इन पे बेसिक, फिर अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -1, 3, 7, 11 डैश 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 इज 95, यानी कि इस सीक्वेंस में 95 कौन से नंबर पे होगा। जैसे पहला नंबर ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, ऐसे 95 भी अगर है तो किस नंबर पे है। तो देखिए सबसे पहले तो पता लगाना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस बोला है इसमें, ये एपी है या नहीं। तो एपी के लिए हमको डी निकालना पड़ेगा, और डी देखिए 3 माइनस ऑफ -1 यानी ये आ गया 4 इससे। ऐसे ही चेक करिए 7 माइनस 3 भी 4 आ रहा है, देखिए बार बार 4 आ रहा है यानी ये एपी है। तो कॉमन डिफरेंस मिल चुका है 4, और फर्स्ट टर्म हमको पता है -1 है ये रही। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी हमको ऐसे करके क्वेश्चन दे कि बहुत दूर की एक टर्म दे रखी है तो इस बहुत दूर वाली को हम an मान लेते हैं। तो लेट करते हैं हम लोग an इज इक्वल टू 95 और an का मामला खोल देते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 95। a की वैल्यू देखिए -1 है प्लस n माइनस वन इंटू डी हमने 4 कर रखा है फाइंड आउट 5, और ये अभी इधर चला गया तो बन गया 96, n माइनस वन इंटू 4, इस 4 से कटा तो ये
24, n माइनस वन इक्वल टू 24, n की वैल्यू आ गई 25। इस n की वैल्यू का 25 का मतलब पता है क्या आपको? यहां डले अगर 25 तो A25 इज इक्वल टू 95, यानी कि जैसे ये A1 होता है, A2, A3, A4, ऐसे ये A25 है, यानी कि 25वें नंबर पे इस सीक्वेंस में जो वैल्यू है वो है 95। मैं उम्मीद करूंगा एन का इस्तेमाल समझ में आ रहा होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड दी मिडिल टर्म या फिर टर्म्स ऑफ एपी 7, 13, 19 अप टू 241, यानी हमसे इस पूरी एपी की मिडिल टर्म या मिडिल टर्म्स जो भी होंगी वो फाइंड करने को कह रहा है। और देखिए मिडिल टर्म का मतलब पता होना चाहिए पहले हमको। जैसे ये देखिए 5 फिंगर्स हैं, अब 5 फिंगर्स में मिडिल पूछूं तो ये थर्ड नंबर की होगी। यहां से काउंटिंग शुरू करें अगर तो, क्योंकि ये नंबर हमारा ऑड था, तो ऑड में मिडिल टर्म ढूंढना आसान होता है, क्योंकि ये मिडिल है तो दो इधर हो गई और दो उधर हो गई, इसे कहते हैं मिडिल टर्म। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इवन आए थे, जैसे मान लीजिए फोर फिंगर्स हैं, अब इसमें मिडिल टर्म ढूंढने का मतलब वही है कि इस एक को मिडिल टर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके इधर एक है इधर दो हैं। तो इस केस में यानी जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी तो मिडिल टर्म हमें दो लेके चलनी पड़ेंगी, जिससे इधर भी एक बचे और इधर भी एक बचे। तो इस बात का ध्यान रखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, पता लगाते हैं कि n कितना आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स है कितनी। नंबर ऑफ टर्म्स ही डिसाइड करेंगी कि मिडिल टर्म एक आने वाली है कि दो आने वाली है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था ये एक दो तीन एंड सो ऑन, अब तो लास्ट टर्म दे रखी है, तो लास्ट टर्म को हमेशा an मान लेते हैं हम लोग। तो an की वैल्यू हो गई हमारी 241। तो इसमें a पता है हमें 7 है, प्लस n माइनस वन इंटू डी आएगा। देखिए 13 माइनस 7 6, 19 माइनस 13 यानी 6 इक्वल टू 241। तो n माइनस वन इंटू सिक्स इज इक्वल टू, ये इधर माइनस हुआ तो बचा हमारा 234। तो n माइनस वन इक्वल टू 234 बाई 6। अगर इसे 6 से कट किया जाए तो 6 3 18 और ये 54, 6 9 जा 54। देखिए n माइनस वन इक्वल टू 39, n की वैल्यू आ गई 40, यानी कि इस एपी में 40 नंबर पे होगी 241 जो है ये। जैसे ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ऐसे 40वें नंबर पे होगी 241। अब जो कि हमें दिख रहा है इवन है। अब इवन का मतलब साफ है, जैसे ये 4 फिंगर्स थी तो मिडिल टर्म दो होती है इसके अंदर, तो इसमें भी इवन होने का मतलब है मिडिल टर्म्स होंगी अब दो। तो मिडिल टर्म्स होंगी कौन सी? देखिए मिडिल टर्म्स एक तो हो गई हमारी n/2h और एक हो गई हमारी n/2 प्लस 1h। यानी कि अगर n की वैल्यू डालें हम 40, तो एक तो हो गई हमारी 40/2h और एक हो गई 40/2 प्लस 1h। यानी कि एक तो आई 20th टर्म और एक आई 21st टर्म। ये दो टर्म्स होंगी हमारी मिडिल टर्म। तो हमको इसने कहा है फाइंड करिए, हमें केवल उसका नंबर नहीं बताना था, हमें इनकी वैल्यू बतानी है कि 20th टर्म क्या होगी। देखिए A20 निकाल लेते हैं nth टर्म का फॉर्मूला लगा के। A20 का मतलब A प्लस 19D। उस वाले फॉर्मूले में अगर n की वैल्यू 20 डालें तो 20 माइनस वन होने के चक्कर में 19 ही बनेगा। तो A हमारा देखिए 7 है, प्लस 19 इंटू डी था हमारा 6। ओके, तो ये 7 और ये बन गया 121। ये तो हो गई हमारी 20 टर्म। अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर हमें एक टर्म पता है और अगले वाली ढूंढनी होती है तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होता है। तो A21 जो आएगी इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए तो 127 ही आनी चाहिए। वो 6 हमारा कॉमन डिफरेंस है, हमने इसमें ऐड कर दिया। तो ये दो हमारी मिडिल टर्म है इस पूरे सीक्वेंस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमसे कह रहा है इफ 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31 एंड 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म, फाइंड द एपी। तो दो कंडीशन इसमें हमको दिख रही हैं। जैसे कि देखिए 8th टर्म कह रहा है हमसे, तो 8th टर्म को हमें पता है, हम A8 लिखते हैं, ये हमको 31 दे रखी है। अब इसका फॉर्मूला हमको पता है, A8 इज यानी A प्लस 7D इज 31। पहले इक्वेशन डाल के छोड़ देते हैं। ओके, 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म, यानी कि 15वीं टर्म 11वीं टर्म से 16 ज्यादा है। तो जो वैल्यू ज्यादा होती है उसमें से कम वाली वैल्यू को माइनस करके
आप उनके बीच का गैप लिख सकते हैं। जैसे इसने हमसे कहा 15th टर्म इज मोर देन 11th टर्म, यानी A11 बाई 16। चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे लिख लीजिए 15th टर्म इज 16 मोर देन, यानी इसे इधर प्लस में भेज दीजिए, तब भी बात एक ही है। इसकी वैल्यू होगी हमारी A प्लस 14D माइनस, अब इसकी हो जाएगी A प्लस 10D। बाहर माइनस है तो ये दोनों वैल्यू माइनस की जाएंगी, यानी माइनस का A माइनस का 10D इज इक्वल टू 16। तो A से A कैंसिल, देखिए 14D माइनस 10D यानी कि 4D इज इक्वल टू 16। D आ गया देखिए हमारा 4, और इस D को अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो D की वैल्यू पुट, यानी पुट इन फर्स्ट, D की वैल्यू 4 को पुट करा जाए तो A प्लस 7 इंटू 4 इक्वल टू 31, A इक्वल टू 31 माइनस 28 यानी 3। A मिल चुका, D मिल चुका, तो अब AP को पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहिए उसके अंदर। अगली 7 हुई, 7 में फिर ये ऐड करिए 11 हुई, 11 में फिर ये ऐड करिए 15 हुई, एंड सो ऑन। तो फाइंड द एपी, यानी एपी हमें मिल चुकी है। इस क्वेश्चन में एक बस यही चीज हमको ध्यान रखने वाली है कि किसमें क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है इज 184 अ टर्म ऑफ सीक्वेंस 3 7 11 डैश डैश डैश, यानी कि क्या इस सीक्वेंस में कहीं पर आगे बढ़ने पर 184 आएगा या नहीं। तो अब इसको पता लगाने का तरीका देखिए क्या है। अगर मैं इस 184 को यहाँ पर लिख दूं तो उसको फिर टर्म मानना पड़ेगा, मुझे नंबर ऑफ टर्म पता करनी पड़ेगी कि 184 कौन से नंबर पे है। पहले वही काम करता हूं मैं, फिर दिखाता हूं देखिए क्या हो रहा है। तो इस an को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 184, लास्ट में कहीं होगा ये अगर हुआ तो लास्ट वाली वैल्यू को हमेशा हम an ही मानते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 184। a हमको पता है 3 है, n हमको फाइंड करना है, d देखिए आएगा 4, तो इक्वल टू 184। तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू, ये इधर गया है तो आया 181। अब 4 से पहले इसको कट करें अगर, तो क्या आप पता लगा पा रहे हैं, देखिए ये आएगा 181 बाई 4, n की वैल्यू आएगी 181 बाई 4 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करा जाए तो ये बन गया 185 बाई 4, n की वैल्यू आ गई ये। अच्छा n आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि अगर 184 इस एपी में कहीं है तो n की वैल्यू हो सकता है 25वें नंबर पे, हो सकता है 30th पे हो सकता है 35 पे हो, तो n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आनी चाहिए, तभी तो हमें चलेगा पता कौन से नंबर पे है। लेकिन आप इसको देख के पता लगा सकते हैं इसके एंड में 5 है और अपॉन में 4 है, यानी ये नंबर एक डेसिमल में आने वाली वैल्यू है, जो ये कंफर्म करती है कि 184 इस सीक्वेंस में कहीं नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा आपको। अगर n की वैल्यू यहाँ पर नेचुरल नंबर आती 30, 32, 34, 38, 40, 45 कोई भी वैल्यू आती तो हम कंफर्म कर देते कि हाँ 184 इसमें है। लेकिन क्योंकि ये वैल्यू पॉइंट में आ रही है तो हम लिख सकते हैं therefore 184 is not there in this AP। इस AP में तो 184 नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है द 10th टर्म ऑफ AP इज 52 एंड 16th टर्म इज 82, फाइंड 32th टर्म एंड जनरल टर्म। अब देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसमें हमको एक तो 10th टर्म दिया किसी एपी की और 16th टर्म दी है उसी एपी की, तब हमसे कह रहा है 32th टर्म बताओ और जनरल टर्म बताओ। केवल इस क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन को मत समझिए, इस क्वेश्चन पे डिपेंड होने वाले अभी बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जो मैंने आपसे कहा था ना आरडी शर्मा के और एग्जाम्पलर के लेवल 2 वाले क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को, वो मोस्टली क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। क्या है देखिए कॉन्सेप्ट, वो हमसे कह रहा है 10th टर्म की वैल्यू 52 है। 10th टर्म को हम ऐसे लिखते हैं, ये हो गया हमारा 52, 10th टर्म यानी a प्लस 9d इज इक्वल टू 52, पहली इक्वेशन। ऐसे ही देखिए एक और चीज 16th टर्म यानी a16 की वैल्यू दी है हमको 82, a प्लस 15d इज इक्वल टू 82,
ये सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारी। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको ए और डी ढूंढना है। तो इसको देखिए यहां लिख लेता हूं मैं, a प्लस 9d इज इक्वल टू 52 और एलिमिनेशन अप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 15 माइनस 9 यानी 6d इज इक्वल टू, ये हो गया 30, d की वैल्यू आ गई देखिए 5, d5 अब यहां पुट करिए और फिर यहां पुट करिए, a ढूंढ लीजिए। तो पुट इन 1, फर्स्ट में अगर करते हैं हम तो क्या बना, a प्लस 5 रखने पर बन जाएगा ये 45 इज इक्वल टू 52। तो a की वैल्यू देखिए कितनी आ गई है हमारी 7, 52 में से 45 जाएंगे तो 7 ही बचेगा। हमें d मिल चुका है और a मिल चुका है। अब हम बड़े आराम से 32h नंबर पता लगा सकते हैं। देखिए a 32 यानी a प्लस 31d, a हमको पता है 7 है प्लस 31 इंटू डी आया था हमारा 5 यानी 7 प्लस 5 और ये 15 यानी ये बन गया 162। जिस एपी की ये दो टर्म हमको गिवन थी उसी एपी की 32h नंबर पे जो वैल्यू होगी वो होगी 162। मैं उम्मीद करूंगा ये दो इक्वेशन बना के ए और डी फाइंड करने वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत जरूरी है समझना। उसके बाद हम कोई भी टर्म ढूंढ सकते हैं। अब हमको जनरल टर्म बोला, जनरल टर्म मैंने आपको बताया था क्या होती है। जनरल टर्म होती है हमारी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब घबराने की जरूरत नहीं है, जनरल टर्म बोली है तो वो एन की फॉर्म में ही आएगा आंसर हमारा। ए है हमारा 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है हमारा 5, ये बन गया 7 प्लस 5n माइनस 5 यानी कि ए एन की जो वैल्यू आई ये हो गया 5n और ये बन गया हमारा प्लस का 2। ये आ गई हमारी जनरल टर्म। जनरल टर्म हमारी आ चुकी है और 32 टर्म भी हमारी आ चुकी है। तो आज की वीडियो के लिए ये 5 ही क्वेश्चन काफी हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप इनसे मिलते जुलते जो क्वेश्चन है तब तक ट्राई करिए। हम अगली वीडियो में आपके लिए और अच्छे अच्छे डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन समझाएंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार।